नमस्कार, मैं हूं तन्मय बख्शी और आप सभी देख रहे हैं बोल रायपुर। आज तारीख है 9 अगस्त 2020, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल के नाम से भी जाना जाता है। इस इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल को संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने 1994 में अपनी एक महासभा के दौरान घोषित किया था और इस दिन के अवसर पर सभी जनजातीय या मूल निवासी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और इनके सामाजिक सहभागिता एवं सामाजिक विकास करवाने की प्रतिबद्धता के लिए इस दिवस की घोषणा की गई। आज हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ने वाले हैं और ये एक व्याख्यान माला के रूप में हम इसे रखने वाले हैं, इसलिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए बोल रायपुर। तो जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि हमारे साथ आदिवासी इस विषय के एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, इसी के कड़ी में हमारे साथ आज जो हमारा पहला प्रश्न वो प्रश्न है कि आज 2020 में आदिवासियों की भारत में क्या परिस्थिति है। इसे समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ी है श्रीमती प्रीति उपाध्याय जी। आप एक्स बैंकर रह चुकी हैं। हाल ही में आपने एक्सिस बैंक के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट से वीआरएस लेने के बाद स्वयं का व्यवसाय स्थापित किया और उसी के साथ साथ कुछ अन्य सामाजिक कार्यों में भी आप व्यस्त रहती है। आप एक लेखिका भी हैं। आपने बैंकिंग करियर के दौरान दूरस्थ इलाकों में आदिवासियों के बीच बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने का भी कार्य किया। आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जंगल से लेकर बस्तर अंचल के जंगलों में आपने कार्य किया है और वर्तमान में आप बायोडायवर्सिटी पर कार्य कर रही है। नमस्ते प्रीति। नमस्ते, नमस्कार। तो जैसे कि हमारा प्रश्न है कि भारत में आज 2020 में आदिवासियों की क्या परिस्थिति है, कृपया इस पे प्रकाश डालने का हम आपसे आग्रह करते हैं। आदिवासियों की पहले एक आंकड़े की बात करेंगे सबसे पहले, और उससे पहले आपके सभी दर्शकों को आज विश्व आदिवासी दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। आज विश्व आदिवासी दिवस की परिकल्पना यूएन ने की, करीब-करीब उस बात को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं हम लोग हर साल। एक आंकड़े की पे बात करना चाहते हैं कि आज पॉपुलेशन जो है, पूरे टोटल वर्ल्ड के पॉपुलेशन में आदिवासी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 5% मात्र रह गया है। ये इंडिया में ये आंकड़ा करीब-करीब 20% के आसपास आता है, जबकि तकरीबन कुछ वर्षों पहले, कोई अराउंड 100 ऑड इयर्स पहले ये परसेंटेज 40% के ऊपर था, बट ये अब गिर करके 20% तक आ चुका है। पूरे वर्ल्ड में ये केवल 5% है। और जबकि इसको रिलेट करिए दो और चीजों से कि आज जो विभिन्न भाषाएं हैं, जो विभिन्न बोलियां हैं, उसमें 60% ऑफ वर्ल्ड्स लैंग्वेज आदिवासियों द्वारा बोली जाती है और 80% ऑफ बायोडायवर्सिटी का हम लोगों ने बात किया। यहाँ बायोडायवर्सिटी जो अभी भी जो एरियाज आइडेंटिफाइड है जहां बायोडायवर्सिटी इंटैक्ट है, खत्म नहीं हो गया है, विविधता जहां पाई जाती है, वो 80% एरिया कवर करते हैं आदिवासी उनको। तो सीधा सीधा इसको कोरिलेट किया जाए तो इससे ये समझ में आता है कि चाहे वो प्रकृति के संरक्षण की बात हो या हमारे संस्कृति और हमारे कल्चर के कंजर्व करने की बात हो, ये आदिवासी ही इन चीजों को संभाल करके आज भी रखे हैं। आप अगर आदिवासी पद्धति देखेंगे, उनकी जो जीवन शैली है वो कुछ इस तरह की है कि वो प्रकृति से बहुत करीब रहते हैं और प्रकृति का संरक्षण करते हैं। आज पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के इतनी बातें होती हैं और इस पर बहुत सभी सरकारें, यूएन इस पे एक्शन लेने की बात कर रहा है, सभी सरकारें एक्शन ले रही हैं, विभिन्न एनजीओज इसको हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आप देखेंगे आदिवासी आज भी जिन चीजों के बारे में हम बात करें कि ये किया जाना चाहिए, वही चीज आदिवासी आज सालों से करते आ रहे हैं, जिसके कारण ही हमारे जंगल
बचे हुए हैं और जल जंगल जमीन से जुड़े हुए ये लोग होते हैं। आज कई जगह अक्यूट ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज का भी हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जगह जगह देखने को मिल रहा है। टेबल जो वाटर टेबल है वो नीचे जाते जा रहा है। इन सब में जो क्या जाना चाहिए, आज हम लोग बात करते हैं कि इसमें एक्शन लेकर इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, तो हम कुल मिलाकर देखते हैं कि आदिवासी जो करते आए हैं उनकी जो पद्धति है लास्ट में वही काम आती है। तो आदिवासियों के दिन आज उनकी जो जीवन शैली है, उनकी वजह से आज 5% पॉपुलेशन के ऊपर 95% पॉपुलेशन एक तरह से डिपेंडेंट है, क्योंकि वो ही हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखे। आज आदिवासी ना हो तो शायद सारे जंगल काट दिए जाए और खत्म कर दिए जाए। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और लगातार जो सरकारें होती है, चाहे किसी भी पक्ष की सरकार हो, आदिवासियों के हितों को बहुत कम आंका जाता है और उनके जंगलों को, उनके घरों को डेवलपमेंट के नाम पर उनसे छीनने का प्रयास किया जाता है। पर इसमें हमारा व्यक्तिगत मत ये है कि जो आपने कहा कि आदिवासी ही है जो जंगलों को और वहाँ की जो धन संपदाएँ हैं और वहाँ के जो खनिज है, उनसे बेहतर उस एरिया को और कोई नहीं जानता। इसीलिए जो 2020 में अगर हम आज भी देखें, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आदिवासियों की परिस्थितियों में ज़्यादा सुधार नहीं आया है? 2020 की परिस्थिति की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगा कि विकास का पैमाना क्या है। अगर विकास का पैमाना ये विडंबना भी है कि विकास के पैमाने को मान लिया गया है सिर्फ जंगल काट दो और बहुमंजिली इमारत खड़ी कर दो, वही विकास का पैमाना माना जाने लगा है। और हम इस बात से और स्वयं आदिवासी जो हैं उनसे यदि पूछा जाए तो ये उनका नजरिया ये नहीं है, ये विकास उसे नहीं मानते हैं। सरकारों को चाहिए कि वो मूलभूत सुविधाएं, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, शिक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा उन अंचलों तक पहुंचाए जहां ये रहते हैं। लेकिन विकास का पैमाना को अगर सिर्फ खूब चमचमाती सड़कें और बड़ी-बड़ी इमारतें रहेंगी तो वो उस तरह का विकास होने में तो आज शायद 500 साल भी लग जाए और पूरी तरह ना आए। परंतु सरकारें इस मामले में उन्होंने जो भी किया, बहुत फंड आता है, बहुत फंड आज तक खर्च हुआ है। वास्तव में अगर आप परिस्थिति देखेंगे जाकर के ग्राउंड पे, तो इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इनकी झोपड़ी जो है वो झोपड़ी स्वयं से बनाते हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं, लेकिन वहां तक पर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो उनकी झोपड़ी बहुत सुंदर है, वो वहीं रहना चाहते हैं, लेकिन उनके आसपास बहुत जब जरूरत हो तो बहुत जल्दी से पहुंच सके, इसलिए सड़कें होनी चाहिए। सड़कें इतनी हो कि वो वहां और ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहे वहां पर, ताकि वो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जो भी हॉस्पिटल हो वहां तक पहुंच पाए। इस तरह की परिकल्पना किसी भी सरकार ने बहुत अच्छी तरह नहीं करी है। जो करी भी है तो फिर इसमें पूरी तरह विफल रहे हैं। आज भी दूरस्थ इलाकों में चले जाइए तो हम वही सुनते हैं कि एम्बुलेंस तक नहीं मिलता है, गर्भवती महिलाओं को चारपाई पे ढोकर ले जाया जाता है। यानी ना सड़कें बन पाई है, ना नदियों के ऊपर ब्रिज बन पाए हैं, और हम लोग बात करते हैं उनके विकास करने की। तो सरकारें, इसमें कोई भी सरकार हो, कोई भी किसी भी पार्टी की रही हो, आज इतने सालों में हमने हर पार्टी का रूल देख लिया, सेंटर में भी, स्टेट में भी, और कहीं भी बात कर लीजिए तो ये दयनीय स्थिति तो बनी हुई है आदिवासियों की, जो होनी चाहिए थी उससे तो बहुत दूर है अभी। तो क्या ये माना जा सकता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही अगर ऐसा है कि कोई भी पार्टी आ जाए पर वो आदिवासियों के हितों के लिए कार्य नहीं कर पाती? क्या इस बात को मानना चाहिए? नहीं, देखिए दोनों चीज है। सबसे बड़ी चीज पॉलिटिकल विल होती है। पॉलिटिकल विल अगर होगी तो बहुत कुछ किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट करता है चीजों को, तो एडमिनिस्ट्रेशन की खामी तो डेफिनेटली है, क्योंकि इतना फंड जो है वो तो भ्रष्टाचार में ही खत्म हो गया अधिकतर। तो जो जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर हम बस्तर का एग्जाम्पल लेंगे, बस्तर के जंगलों में आप चले जाइए, जितना फंड बस्तर अंचल में आया है उस पैमाने से अगर नापा जाए तो वहां पर नेग्लिजिबल बोलेंगे विकास या सुधार हुआ है फंड के पैमाने से। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो विफल है,
इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल विल एक बहुत बड़ी चीज होती है। पॉलिटिकल विल रहेगी तो ही एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूरन भी अपना सारे पॉलिसीज जो बनती हैं वो इम्प्लीमेंट करना ही होगा, और चुस्त दुरुस्त रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पॉलिटिकल विल का एक एग्जांपल आपको देना चाहेंगे कि कांग्रेस की जब सरकार छत्तीसगढ़ में आई, तो भूपेश जी की सरकार ने आदिवासियों को उनका जमीन लौटाया है। ये कभी आज तक किसी पूरे विश्व में ये ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला था। तो ये एक पॉलिटिकल विल था, ये एक सोच थी, आदिवासियों के पक्ष में सोचने, उनके भलाई के लिए क्या जरूरत है वो सोच थी। और जब पॉलिटिकल विल थी तो एडमिनिस्ट्रेशन फिर उसमें कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं फिर। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी। पॉलिटिकल विल स्ट्रांग होनी चाहिए और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज बिल्ड करना होगा, डेलीगेशन प्रॉपर होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करी जाएंगी, डेफिनेटली काम जमीन पर भी होगा। तो क्या मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सजेस्ट कर रही है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको आदिवासियों के क्षेत्र में काफी सारे रिफॉर्म्स लाने चाहिए, आपका यही शायद इशारा है? बिल्कुल, बिल्कुल, रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट होने चाहिए। पॉलिसीज अगर आप देखेंगी तो हमेशा बनती आई हैं। आप रेडी टू ईट मील बन जाता है कुपोषण के लिए, लेकिन कितना पहुंचता है उनके पास, उनको एक्चुअली उपलब्ध कितना होता है? और उसके बाद तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियस है। जो रिफॉर्म्स हैं वो पॉलिसीज बनेंगी, पॉलिसीज बनी हुई है, और पॉलिटिकल विल स्ट्रांग रहेगा, मैसेज बहुत स्ट्रांग रहेगा जब इस सरकार का कि हमें ये काम इम्प्लीमेंटेड चाहिए, और तभी एडमिनिस्ट्रेशन इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेगा। रिफॉर्म के तौर पर फिर वही बात आती है कि अगर आप सिर्फ रिफॉर्म को डेवलपमेंट से जब आप नापेंगे कि होना चाहिए, और आप उसको सिर्फ जब बड़ी इमारतें बनेंगी और उस तरह से ही नापेंगे, तो क्या होता है ज्यादातर कि एक छोटा सा एरिया तो आप डेवलप कर देते हो उसको, लेकिन एक्चुअल में जो लोग रहते हैं, आदिवासी दूरस्थ जंगलों के अंदर रहते हैं, गांव होते हैं उनके, जिनमें मुश्किल से कभी कभी तो केवल 5 घर या 20 घर भी होते हैं, इतने छोटे छोटे गांव होते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए सड़क तो बने, पर ये नहीं कि आपको पक्का मकान भी बनाना जरूरी ही है। वो अगर झोपड़ी में उनकी बहुत खूबसूरत, आप यहाँ की जनजातियों की और हर विभिन्न जनजाति की एक अलग स्टाइल है उनके उनके झोपड़ी तक बनाने का। तो वो जो उनका घर पूरा मकान बनता है, झोपड़ी मतलब यहाँ पर टूटी फूटी झोपड़ी नहीं है, वो जो मकान बनाते हैं, मिट्टी का मकान बनाते हैं, बहुत खूबसूरत, और वो बिल्कुल इको फ्रेंडली मटेरियल, आज हम लोग बात करते हैं इको फ्रेंडली मटेरियल से चीजों को बनाने का, अपने मकानों को बनाने का, तो वो तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। तो यहाँ तो इनफैक्ट चाहिए कि अर्बन एरियाज से लोग जाएं और वहां से सीख करके आए। तो दिस कैन बी वन रिफॉर्म कि वो जो कर रहे हैं उनकी चीजों को सीखने के लिए रिफॉर्म वहां केवल नहीं चाहिए, रिफॉर्म हमारे माइंडसेट में चाहिए। ये चाहिए कि जो अर्बन एरियाज में लोग रह रहे, सिटीज में रह रहे हैं, वो जाएं और सीखें उन आदिवासियों से कि किस तरह की जीवन शैली दरअसल नेचर के साथ, प्रकृति के साथ संतुलन बना के रखने के लिए जिया जाना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, क्योंकि अगर हम आज भी अगर सबसे पुराने आर्किटेक्चर की बात करें तो ग्रीस माना जाता है कि ग्रीस के आर्किटेक्चर बहुत पुराने हैं। तो हम देखते हैं कि ग्रीस और उस रीजन के आसपास की आज भी जो जगह है वहां पे पुराने ग्रीस आर्किटेक्चर को लोग बनाते हैं और वैसे इमारतें आज भी बन रही, पर हमारे यहाँ ये चीज नहीं हो रही। तो वाकई में आपने जो कहा कि लोगों को सीख कर वहां से आना चाहिए, और इससे एक बेटर मतलब उन लोग को लाइफस्टाइल भी मिलेगी और शहर और देश प्रदेश से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और ये सरकार की परिकल्पनाएं हैं। देखिए, बायोडायवर्सिटी की बात की हमने, बायोडायवर्सिटी को लेकर के सरकार की पूरा बायोडायवर्सिटी एक्ट है, और उसमें परिकल्पना यही है कि दोनों हर तरह के लोग एक दूसरे से सीखें, और उस बायोडायवर्सिटी, इसमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, इसमें छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर के पेड़ पौधे, पूरी जैविक विविधता की बात होती है, क्योंकि बैलेंस जो है नेचर का तभी बनता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब एक दूसरे से सीखें, और ये माइंडसेट हमें बदलने की एक तरह से आवश्यकता है कि आदिवासी मतलब बिल्कुल वो पिछड़े हुए।
वो पिछड़े हुए नहीं है, दरअसल वो उनकी उनकी जो पद्धति है वो काफी एडवांस्ड है। हाँ, उनके पास मूलभूत सुविधाएं जैसे कि शिक्षा जो उनके बच्चों को मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने के पानी की सुविधाएं, स्वच्छ पानी, और इस तरह की सुविधाओं की उन्हें आवश्यकता जरूर है, वो उन तक पहुंचाया जाना चाहिए। जी, तो हमारे साथ प्रीति जी जुड़ी, उन्होंने हमें बताया कि आज 2020 में क्या उन आदिवासियों की परिस्थिति है और आदिवासियों की ऐसी परिस्थिति से उन्हें कैसे बाहर निकाला जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तक अगर ये वीडियो पहुंचेगा तो इस पे जरूर कुछ काम करेंगे। प्रीति जी, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जोहार। जय जोहार। व्याख्यानमाला की अगली कड़ी में हमारे साथ श्री भागवतानंद गुरु जी जुड़ रहे हैं। ये बाल्यकाल से भारतीय इतिहास व सनातन धर्म और उसके ग्रंथों एवं विषयों पर व्याख्यान व लेखन करते आए हैं। आपने हिंदी, इंग्लिश व संस्कृत भाषा में अनेकों किताबों को लिखा है और द गवर्नेंस नाम की आपकी किताब सर्वाधिक लोकप्रिय है। आपका आज का विषय है भारत में आदिवासी कौन है। को भागवतानंद जी हमें बताने वाले थे, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से हम उनसे डायरेक्ट तो नहीं जुड़ पा रहे हैं, पर फिर उन्होंने हमें अपना संदेश रिकॉर्ड करके भेजा। तो आइए देखते हैं कि उनका क्या संदेश है, वो भी अनकट। जय श्रीमन नारायण। आज विश्व आदिवासी जनजाति दिवस है, जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य समाज को यह बताया जाता है कि विश्व भर में जो व्यक्ति जहां का वास्तविक वासी हो, जहां का वास्तविक निवासी हो, उस व्यक्ति के मौलिक सामुदायिक परंपराओं, मान्यताओं एवं सांस्कृतिक संपदाओं का संरक्षण किया जा सके। विश्व के अन्य देशों में यह बात बहुत ही उदार स्वभाव वाली प्रतीत होती है, किंतु इस धारणा को भारत में, भारत के सनातन धर्म में अत्यंत ही विभत्स एवं निंदनीय स्वरूप में प्रस्तुत करके सनातन धर्म के विरुद्ध इसका दुष्प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। हमारे देश में आदिवासी शब्द अंग्रेज लेकर आए, उससे पहले आदिवासी शब्द नहीं था। हम जिस समुदाय को या जिन लोगों को आदिवासी समझ और मान रहे हैं, उन्हें पहले हम वनवासी कहते थे, जो वन में रहते हों। किंतु अंग्रेज आदिवासी शब्द लेकर आए। आदिवासी शब्द का जो उद्भव हुआ वह कैसे हुआ कि अंग्रेज जब कहीं पर आक्रमण करने के लिए जाते थे, तो वहां पर जो नेटिव, जो वहां के जो मूल निवासी लोग रहते थे, जिनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है और जिनके वर्ण का, शारीरिक रंग का जो प्रभाव है, जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, वह काला होता था और अंग्रेज गोरे होते थे। तो काले रंग के लोगों को, जो वहां के पहले से निवासी होते थे, उनको ये नेटिव पीपल, इंडियंस या हमारी भाषा में आदिवासी कहते थे। तो वे जब भारत में आए तो यहाँ पर भी उन्होंने यही नीति अपनाई। अंग्रेजों ने यह मान लिया था कि जैसे हम जाकर आक्रमण करते हैं तो हम गोरे हैं और जिन पर आक्रमण किया जा रहा है वह काले हैं। और आक्रमण हम क्यों कर रहे हैं? अपनी विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति के प्रभाव में आकर, क्योंकि अंग्रेज, पुर्तगाली, स्पेनिश लोग यह मानते थे कि ईश्वर के द्वारा उन्हें विशेषाधिकार दिया गया है कि वे गोरे लोग श्रेष्ठ हैं, सभ्य हैं और उनका कर्तव्य है कि वे काले लोगों पर शासन करें, उन्हें प्रताड़ित करें और उन्हें प्रताड़ना के माध्यम से सभ्य बनाएं। तो ये जो मानसिक विक्षिप्तता थी उन वृक्षों की, इसी का दुष्प्रभाव भारत में भी हुआ। भारत में जब ये लोग आए तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि यहाँ तो गोरे और काले का कोई भेद ही नहीं है। हमारे यहाँ आराध्यों में भी आप देखें तो भगवान श्री रामचंद्र जी काले हैं तो लक्ष्मण जी गोरे हैं, भगवान श्री कृष्ण काले हैं तो भगवान बलराम जी गोरे हैं, भगवती कालिका श्याम वर्ण की हैं तो भगवती पार्वती गौर वर्ण की हैं। और यहाँ पर
कई बार ब्राह्मण में भी गोरे काले लोग हैं, क्षत्रिय में भी गोरे काले लोग हैं, वैश्य में भी गोरे काले लोग हैं, शूद्र में भी गोरे काले लोग हैं, इत्यादि सभी समुदायों में गोरे और काले लोग हैं। और कई बार तो एक ही परिवार में गोरे और काले लोग सम्मिलित हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो चमड़ी के रंग के आधार पर किसी का मान, अपमान, सम्मान इत्यादि करने की बात ही नहीं है। एक दो उदाहरण जो इतिहास में देखने को मिलते हैं चाणक्य इत्यादि के संदर्भ में, वहां पर भी अपमान करने वाला क्षत्रिय और अपमानित होने वाला ब्राह्मण था, और उसका भी समाज में क्या दुष्प्रभाव हुआ यह भी सभी लोग जानते हैं। यह कोई सार्वजनिक परिपाटी नहीं थी। किसी के रंग के आधार पर उसका अपमान करना या उसको विशेष स्थान देना या उसके स्थान को छीन लेना, यह भारत की परिपाटी कभी नहीं रही। अंग्रेज यहाँ पर आर्य और द्रविड़ का सिद्धांत लेकर आए, जो थ्योरी लेकर आए। सिद्धांत भी नहीं है, ये थ्योरी है, धारणा मात्र है, कल्पना मात्र है। और इस कल्पना को इन्होंने इतना प्रचारित किया कि धीरे धीरे लोगों को यह सत्य के समान प्रतीत होने लगा। जबकि सनातन धर्म में कहीं भी आर्य और द्रविड़ को अलग अलग जाति के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। और समस्या यह है कि इन्होंने आर्य शब्द भी पूरा पूरा प्रयुक्त नहीं किया, इन्होंने आर्यन कहा, जबकि आर्यन शब्द भी कहीं भी इस प्रकार से जातिवाचक या समुदायवाचक प्रारूप में वर्णित नहीं है, आर्यन कहा इन्होंने। आर्य शब्द का तात्पर्य श्रेष्ठ आचरण करने वाले व्यक्ति से होता है, और द्रविड़ क्षेत्र विशेष का नाम है, जैसे बंगाल है, उत्कल है, उड़ीसा, हमारे यहाँ कश्मीर है, उधर कामरूप आसाम इत्यादि है, राजस्थान है, कर्नाटक है, वैसे ही द्रविड़ क्षेत्र है। तो द्रविड़ जो है वह एक क्षेत्र विशेष का नाम है, जिसका किसी धर्म या संस्कृति, सनातन धर्म से इतर कोई संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। यह एक भौगोलिक स्थिति का वर्णन करता है। भगवान शंकराचार्य जी ने भी सौंदर्य लहरी में स्वयं को द्रविड़ पुत्र कहा है, और वे कथित आर्य जातियों के सर्वोच्च धर्मगुरु भी हैं। तो कहने का अर्थ है कि अंग्रेजों के मन में यह बात तत्काल में समझ में नहीं आई, अथवा आई भी तो उन्होंने धूर्तता के कारण इस बात को प्रचारित नहीं किया, बल्कि अपने षड्यंत्र के आधार पर विभाजनकारी मतों का प्रचार किया। इस देश में जब तुर्कों का, मुगलों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने तात्कालिक क्रूरता दिखाई। उन्होंने भारत के साथ दूरगामी धूर्तता नहीं की, वे तात्कालिक क्रूरता पर विश्वास करते थे, यही उनकी शैली थी। लेकिन अंग्रेज जब आए तो व्यापारी के रूप में आए। इन्होंने यहाँ पर तात्कालिक क्रूरता नहीं दिखाई, इन्होंने दूरदर्शी योजनाओं के कारण उसके माध्यम से धूर्तता दिखाई, और समुदाय में ऐसे ऐसे भ्रमों का विक्षेप किया कि हम लोग स्वयं में ही अपने वास्तविक अस्तित्व को लेकर ही भ्रमित हो जाएं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे इत्यादि पौराणिक वाक्य हैं, जो भारत के प्रशंसा में, महत्ता में कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारते यत्र संततिः, ये सब भी पौराणिक वाक्य हैं जो बताते हैं कि किस प्रकार से सनातन धर्म भारत का ही केंद्र मानकर, भारत का ही केंद्र बिंदु बनाते हुए अपना उद्भव, विकास इत्यादि करता रहा है, बाहर से कहीं से नहीं आया है। यदि आर्य नामक कथित जाति या समुदाय बाहर से आई होती तो कहीं बाहर के द्वारा उसके यहाँ पर आने का जो वर्णन है, जो माइग्रेशन है, जो पलायन है, वह जो है कहीं न कहीं किसी न किसी शिलालेख में, भित्ति चित्र में, या कविता में, या ग्रंथ में, या किसी भी लोकगीत में या कहावत में भी कम से कम सम्मिलित अवश्य होता। किंतु आप वनवासियों के भी, जिनको आप आदिवासी कहते हैं, उनके भी लोकगीत इत्यादि में कहीं देख लें तो ये सब नहीं कहे जाते हम लोग के विषय में, कम से कम सनातन धर्मावलंबियों के विषय में। अब जो अंग्रेज स्वयं बाहर से आए, जो ईसाई मिशनरियां स्वयं यहाँ बाहर से आई हैं, वे यहाँ स्वयं को मूल निवासी के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं, और जो यहाँ के वास्तविक सनातन धर्मावलंबी हैं उनको जो है सो आक्रमणकारी घोषित कर दे रही हैं। यह एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। आज भूमाफिया के रूप में, या मानव तस्कर के रूप में, या अपहरण इत्यादि के रूप में, या काला धन के हेरफेर के रूप में ये सभी विदेशी मिशनरियां ही अधिक सक्रिय हैं। किंतु अनौपचारिक रूप से इस कार्य को करने के कारण इन्होंने इसे धर्मांतरण का और धार्मिक प्रचार का एक चोला पहनाया हुआ है। जो व्यक्ति उनके मत में परिवर्तित हो जाता है वह तत्काल पूरे के पूरे सनातन धर्म को अपना परम शत्रु मानने लगता है, और जिन अंग्रेजों ने यहाँ पर वर्षों तक अत्याचार किया उन्हें अपना परम हितैषी मानने लगता है।
मतांतरित होने वाला, सनातन धर्म से द्रोह करने वाला व्यक्ति या तो बौद्ध बन जाएगा या तो ईसाई बन जाएगा। अब बौद्ध यदि बनेगा तो वह यह बात भूल जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि को बाहरी और आक्रमणकारी कहने के समय उसे इस बात का भी बोध नहीं रहता कि गौतम बुद्ध स्वयं क्षत्रिय थे, तो क्या वे भी आक्रमणकारी हुए? यदि गौतम बुद्ध को हम क्षत्रिय आक्रमणकारी मानते हैं तो फिर आप उनके मत में क्यों जा रहे हैं? उनका विरोध कीजिए। और यदि उनके मत के अनुसार चल रहे हैं तो फिर आप आर्यों को बाहरी कैसे सिद्ध कर रहे हैं? अब तो राखीगढ़ी इत्यादि की खुदाई में और वहां की जांच पड़ताल में यह बात भी निराधार सिद्ध हो रही है कि आर्य नाम की कोई जाति बाहर से आई या उसने आक्रमण किया। ये सब बातें निरर्थक सिद्ध हो रही हैं। लेकिन पाठ्यक्रमों में और अपनी बुद्धि का व्यापार करने वाले प्रोफेसर इत्यादि के माध्यम से जिस भ्रम को इतना पोषित कर दिया गया है, उसका समाधान कैसे होगा? सनातन धर्म में जो क्षत्रिय वर्ण है, महाराणा प्रताप उससे हुए, और जो वनवासी हैं उनके तहत हमारे भील सम्राट हुए। तो ये दोनों जब हाथ मिलाकर अकबर के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे तो अकबर ने यह क्यों नहीं कहा, या उस समय किसी ने क्यों नहीं कहा कि महाराणा प्रताप बाहरी हैं और भील यहाँ के वास्तविक वासी हैं, इसीलिए ये दोनों क्यों आपस में मिले हुए हैं, महाराणा प्रताप को बाहरी होने कारण भगाओ? लेकिन ऐसा तो नहीं कहा गया। ये बाहरी और अंदरूनी वाली जो बात है वह केवल अंग्रेजों के आने के बाद से प्रारंभ हुई है। इससे पहले किसी भी ग्रंथ में, शिलालेख में, भित्ति चित्र में कहीं भी कोई वर्णन नहीं मिलता है इस प्रकार का। उसके पूर्व के किसी सम्राट ने कहीं भी, किसी आचार्य ने, किसी क्रांतिकारी ने, किसी स्थानीय व्यक्ति, किसी ने कहीं भी, कोई भी, या जो भी व्यक्ति बाहर से आए, अलबरूनी ने या वेनसांग ने, या जो भी ये जो बाहर से लोग आए हैं यहाँ पर, उन्होंने कोई भी अपने वर्णन में इस बात का कहीं भी कोई उल्लेख या संकेत मात्र भी नहीं किया है कि आर्य बाहर से आए और यहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया है। यह नीति, बाहर से आकर आक्रमण करना और वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाना, ये सब अंग्रेज के, डच के और स्पेनिश, पुर्तगाली लोगों के प्रपंच रहे हैं। और भारत की सभ्यता और संस्कृति इन विचारधाराओं को श्रेयस्कर या कल्याणकारी नहीं मानती है। तो इसीलिए हम इस बात को समझते हैं कि यथाशीघ्र स्वविवेक का प्रयोग करते हुए अपने मत का पोषण करने वाले, अपने स्वार्थ के साधन में दक्ष इन विदेश पोषित सत्ताओं का जो भारत को विखंडित करने का दुष्कर्म कर रही हैं, उनके विरुद्ध समाज को एकजुट होकर और सनातन धर्म के जो मौलिक ग्रंथ हैं उनकी परंपरा और उनके उपदेशों का अनुसरण करते हुए ही आचरण करना चाहिए। इसी में संपूर्ण भारत का विकास एवं कल्याण निहित है। जय श्रीमन नारायण। तो अभी जो भागवतानंद गुरु जी ने बताया उससे तो आदिवासी और मूल निवासी की परिकल्पना ही बदल गई। पर अभी हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो लीगल एस्पेक्ट के बारे में हमें बताने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित श्रीवास्तव जी। आप प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के एवं नेशनल कोऑर्डिनेटर है लीगल सेल AICC। नमस्कार अमित जी। नमस्कार तन्मय जी। तो हमारा आज का आपसे प्रश्न ये है अमित जी कि भारत में आदिवासियों के विधिक अधिकार क्या है, और अगर आप आजादी के बाद से उनके क्या अधिकार रहे इनके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो अच्छा हो। जी निश्चित तौर पे। सबसे पहले तो आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर देश और समस्त विश्व के आदिवासी जो नागरिक हैं उनको मेरी तरफ से बधाई सभी को, क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि आज स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान में जनजाति लोगों को विशेष दर्जा देने के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं संसद के द्वारा और बहुत से कानून बनाए गए थे। लेकिन उनके जो हित हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जाए उस पे समय समय पे कमेटी बना के तन्मय जी ये उनके हितों को सुरक्षित रखने का जो प्रयास समय समय पे जो सरकार ने किया है और उनके अधिकारों को संरक्षित करके, सुरक्षित करके कैसे सजगता के साथ उनको अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए हमारे विभिन्न सरकार ने कार्य किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद अगर हम देखेंगे हमारे पूरे जो जनसंख्या है उसका लगभग 10% करीब आदिवासी भाई उसमें आते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद अगर आप देखेंगे तो जो सरकारें रही हैं, हम सब ये जानते हैं कि वो सरकार जब नियम कायदे बनाती है
कोई प्रावधान बनाती है तो सबसे पहले कोई कमेटी गठित करती है। तो कमेटी बनाने के पास तन्मय जी, ये हमेशा ध्यान में रखा गया कि ये आदिवासी जो संस्कृति है उसको कैसे सजो के रखा जाए, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि आदिवासी जो भाई रहते हैं, जो वन क्षेत्रों में जिनका निवास रहता है, जंगल, जल जंगल जमीन के वो रक्षक होते हैं और उनकी संस्कृति परंपरा अनूठी है। और हमने देखा है कि आदिवासी समाज ने हमेशा नदी, नाले, तालाब और शिखर, गुफा, पशु पक्षी और कैसे इनके साथ एक धार्मिक वातावरण की तरफ उनका झुकाव रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनगणना के अनुसार अगर आप ये देखेंगे तो जो समय के बाद आप जैसे आजादी के बाद की बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इनकी स्थिति में बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट तो आया है, परिवर्तन तो आया है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे जो कानून हैं उसको फॉलो करने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे वन अधिकार नियम जो बना था उसका पूरा नाम ही है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम। अधिनियम के अंतर्गत तन्मय जी, आदिवासियों के निवास के लिए, उनके जीविका के लिए, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामूहिक उपभोग का अधिकार उनको दिया गया। और समय समय पे जो नियम कायदे बनाए गए, जैसे पंचायती राज अधिनियम जो बनाया गया था, उसमें भी पंचायत के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1966, जिसे पेशा कानून भी कहा जाता है। तो अभी हमारी पूर्व में जो पैनलिस्ट आई थी प्रीति उपाध्याय जी, उन्होंने हमें यही पूछा था कि बताया था कि मतलब कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, प्रशासनिक व्यवस्था हमारी ऐसी है कि अपने वनवासी और जो जनजातीय लोग होते हैं उन तक अपनी विधिक जो सहायता है वो पहुंच नहीं पाती। तो उनका बोलना ये था कि गवर्नमेंट की विल स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप हमें बताइए कि क्या इस गवर्नमेंट की विल स्ट्रांग है? आप मुझे किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, थैंक यू जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार आई है इस प्रदेश में, और ये आप भी जानते हैं कि हमने आदिवासियों के संरक्षण, संवर्धन और उनके विकास के लिए, उनके आदिवासियों के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लाई हैं। मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 32% हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। लेकिन आज तक आप देखिए कि विश्व आदिवासी दिवस पे सरकारी अवकाश तक घोषित नहीं होता था। हमारी सरकार आने के बाद हमारे जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सबसे पहले ये घोषणा की कि विश्व आदिवासी दिवस पे हमारे यहाँ अवकाश रहेगी। उसी प्रकार आप देखिए कि राज्य निर्माण के बाद पहली बार तन्मय जी आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ था, और आपने देखा है कि कितना विशाल और कितना भव्य वो महोत्सव हुआ था। उससे हमको जी, साइंस कॉलेज में जो हुआ था, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जिस प्रकार से हमें आदिवासियों की संस्कृति, उनकी अस्मिता, सारे चीज समझने के जो मौका छत्तीसगढ़ के लोगों को मिला था, हम लोग वहां पर उपस्थित थे, तो हम जानते हैं कि बहुत सी चीजें हमें देखने और सीखने को मिली। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज जो है उसके संरक्षण में देश में अभी हमें सर्वोच्च स्थान मिला है। आप देखिए कि तेंदुपत्ता समर्थन मूल्य जो है 2500 से बढ़कर हमने 4000 किया। उसी प्रकार आप देखिए कि फॉरेस्ट राइट एक्ट योजना के तहत पट्टा देने का काम हमने चालू किया बस्तर में, और मक्का फूड प्रोसेसिंग प्लांट हमने कोंडागांव में स्टार्ट करा। एनएमडीसी में जो भर्ती थी, परीक्षा थी, उसको हमने बस्तर में कराने का हमने शुरुआत हमने की। उसी प्रकार आप देखिए कि बस्तर विकास प्राधिकरण में हमारी सरकार आने के बाद स्थानीय व्यक्ति, बस्तर के विधायक को ही वहां का सदस्य और चेयरमैन बनाया गया कि बस्तर के लोग, वहां के आदिवासी लोग अपनी प्रायोरिटीज खुद फिक्स करें कि उनके लिए क्या जरूरी है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि टाटा स्टील का जो प्लांट था, उनकी जमीन, जो आदिवासी भाइयों की जमीन थी,
1707 आदिवासियों की लगभग हमने 4200 एकड़ अधिकृत जो जमीन थी, हमने आदिवासियों भाई को वापस करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया। उसी प्रकार आप देखिए कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी तन्मय जी, आदिवासियों को झूठे मामले मुकदमे में फंसा दिया जाता था, छोटे छोटे चीज में। तो हमारी सरकार आने के बाद एक पटनायक आयोग बनाया गया। उसके तहत अगर जो उनको झूठे आदिवासियों को जो मुकदमों में फंसा दिया जाता था, तो उनको कैसे हम निजात दिलाएं, निर्दोष आदिवासियों को हम कैसे न्याय दिलाएं, इसके लिए एक आयोग बनाया गया। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व और फक्र हो रहा है कि बहुत से केसेस उस आयोग के समक्ष आए कि उनको झूठा निर्दोष फंसा के रखा गया था। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो आदिवासी भाइयों का जो स्वास्थ्य को लेकर हमारी सरकार जो है बहुत सजग है। समय समय पे जो हट बाजार स्वास्थ्य योजना है मुख्यमंत्री की, हम आदिवासियों का वहां पर जाके बाजार जो लगता है वहां पर हम उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं। और जो योजना मुख्यमंत्री जी ने चालू करी थी हट बाजार क्लिनिक जो योजना थी, उसी प्रकार कैसे हम बस्तर को कुपोषण और मलेरिया मुक्त करें, स्वास्थ्य जो समस्या वहां पर है उसको हम कैसे उनको निजात दिलाएं, सारी योजनाओं को कुपोषण को आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि कुपोषण को खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने जो कार्य किया है उसमें लगभग 13.79% की कमी आई है। एक बेहतर कार्य योजना बना के हमारी सरकार कार्य कर रही है। और छत्तीसगढ़ में अब आदिवासियों को ये दिख भी रहा है और ये समझ भी आ रहा है कि ये सरकार जो है वो अच्छा कार्य कर रही है। बेहतर सिंचाई व्यवस्था लगभग 40 वर्षों के बाद, जो बहुत प्रतीक्षित हमारी जो बोध घाट परियोजना थी उसकी हमने पहल करी है। और छत्तीसगढ़ में सामुदायिक अधिकार जो होता है, कैसे हम अधिकार, जी कुछ कह रहे हैं आप? सामुदायिक वन संरक्षण अधिकार, जी वन अधिकार जो अधिनियम है उसका पूरा नाम ही है कि अनुसूचित जनजाति वन परंपरागत वन अधिकार नियम 2006। उसमें उसके अंतर्गत आदिवासियों को उनके निवास के लिए, उनकी जीविका के लिए, उनका चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक अधिभोग का अधिकार उसमें दिया गया है। मैं आपको बताते हुए एक और चीज कह रहा हूं कि 2006 में 1966 में एक कानून बनाया गया था, पंचायती राज जो संस्था है उसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में जो विस्तार अधिनियम उस पे किया गया था, बाद में उसे कहा नाम दिया गया था 1966 में पेसा कानून, आज अगर पेसा एक्ट, यस एग्जैक्टली। तो उसके बाद समय समय पे बहुत सी योजनाएं लाई गई जो सरकारें आई थी और कई सारे कानून लाए गए, चाहे उनके निःशुल्क स्वास्थ्य के लिए योजनाएं हो, 2009 में उनके बाल अधिकार शिक्षा नियम हो वो लाया गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 89 में लाया गया। उसी प्रकार एक भारत के संविधान में जो 5वीं और 6वीं अनुसूची होती है उसमें इनके अधिकारों को संरक्षित किया गया है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जब आज हम स्टडी करते हैं तो हमारी सरकार आने के बाद हमने बहुत से परिचर्चा और ये सब करा है, तो उससे एक चीज तो निकल के आई है कि इनकी स्थिति और बेहतर कैसे किया जाए, खास करके छत्तीसगढ़ में। तो हमें ऐसा लगता है कि ये समस्या जो है वो इसलिए है कि साक्षरता जो दर है तन्मय जी वो कहीं अधिक होना चाहिए। साक्षर अगर लोग होंगे वो अपने अधिकारों को जानेंगे, अपने दायित्वों को जानेंगे, तो एक वो मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये पर्सनल राय है कि अगर हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे, उनकी स्वास्थ्य के प्रति अगर हम सजग होंगे, उनको अच्छा वातावरण देंगे, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में सुधार आएगा। उसी प्रकार अगर गरीबी रेखा के नीचे ये जनजाति के जो लोग हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ज्यादा हैं, उनसे ऊपर इनको लाने के लिए हमें योजनाएं लानी चाहिए और जो हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में ला रही है। क्योंकि उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी के एक अंग है, तो हमारे एक अभी इसी परिचर्चा में अभी जो हमारी चल रही है, हमारी ये भी एक बात हुई थी कि जैसा कि आपने बोला कि विकास के लिए उनको सामने लाना पड़ेगा हम लोगों को, तो उसके लिए ये विषय भी था
कि आप ऐसा कोई योजना है क्या कि जिस योजना से जैसे कि उनके कुछ पुराने तरीके के जो आर्ट्स है, उन आर्ट्स को हम यहाँ शहर में सीखे। जैसे कि हम देखते हैं गौरव पथ का बस्तर आर्ट से बनाया गया है और आदिवासी लोगों के ग्रुप ने ही उसे बनाया है। तो क्या अच्छा, इसको करने के लिए इसको हमारी सरकार कुछ करने वाली है? देखिए छत्तीसगढ़ सरकार जो हमारी सरकार है वो आदिवासियों के विकास और उन्हें कैसे मुख्य धारा में लाना है उसके लिए हम संकल्पित हैं। और जी, मैंने जैसा कहा कि हर वो कार्य जिससे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का उत्थान होगा, वो बेहतर स्थिति में आए, कैसे हम उनको अधिक से अधिक चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सारे चीजों में अगर हम उनको आगे लाएंगे तो हम देखेंगे कि स्थिति पहले से बेहतर होगी। आज अगर हमारी सरकार में भी आप देखेंगे तो उनको राजनीतिक उसमें भी अहम अहम पदों पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बैठाया है, हमारी सरकार ने बैठाया है। और जब व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ा है, जब वो व्यक्ति पावरफुल होगा, जब वो व्यक्ति ऐसे कोई पद में बैठेगा कि वो अपने लोगों की जीवन को बेहतर करने के लिए जब वो कार्य योजना बनाएगा, जब उसमें वो सम्मिलित होगा, तो निश्चित तौर पे स्थिति और पहले से बेहतर होंगी। और जिस प्रकार आपने कहा, तो समय समय पे आपने देखा है कि जब से हमारी सरकार आई है हम नए नए मंच उनको दे रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हो, चाहे उनकी जो कलाकृति है उसको एक नया माध्यम देने का, चाहे विश्व के पटल पे उनकी जो प्रतिभाएं हैं, जो आदिवासी समाज में प्रतिभा है, उसको कैसे हम जनता के समक्ष लाएं, कैसे हम पूरे विश्व के लाएं, हम सारे ये योजना पे हम कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में जैसा मैंने आपको कहा ना तन्मय जी, एक बेहतर स्थिति में वो होंगे और बेहतर परिणाम कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार की सोच है कि कैसे हम इनको अधिक से अधिक अधिकार दें, कैसे हम इनकी जीविका के लिए कार्य करें कि ये, और हमारी ये कोशिश है कि इस समुदाय को कैसे सीधे सरकार से जोड़ा जाए, कैसी विकास योजना से जोड़ा जाए और कैसे जल जंगल जमीन को लेकर उनकी चिंता दूर हम कर सकें। और आदिवासी संस्कृति, जैसा मैंने कहा, उनकी संस्कृति, उनकी अस्मिता, उनकी धरोहर, उनकी विरासत को कैसा नया आयाम देना है, इसके लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कहीं बेहतर परिणाम, कम से कम छत्तीसगढ़ को लेकर मैं आश्वस्त आपको कर सकता हूं कि कहीं बेहतर परिणाम हमको देखने को मिलेगा। और आदिवासी जो समाज है उसकी प्राचीन जो संस्कृति है और जो कला है, उसको विश्व पटल पे कैसे हम सम्मान दिला सके, कैसे उनको नई पहचान दिला सके, इस पे हमारी सरकार का फोकस ज्यादा है। जी। तो अमित जी, आप हमारे साथ आए, आपने इतना समय हमें दिया और हमें बताया कि क्या अधिकार, अभी विधिक अधिकार हमारे वनवासी आदिवासियों के पास है। और ये जानकर हमें अच्छा लगा। आपने हमें यह भी बताया कि वनवासी और आदिवासियों के लिए सरकार क्या कर रही है और क्या करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये सब जानकारी आपसे प्राप्त करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप जी हमारे आखिरी और आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। मुझे भी कुछ कहना है कि आपने इतना अच्छा आज समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तन्मय जी, आपकी पूरी टीम को और आपको धन्यवाद। और ऐसी चर्चा परिचर्चा होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिबेट्स तो बहुत होती हैं और हम लोग डिबेट्स बहुत करते हैं, लेकिन जब आप जैसे विद्वान व्यक्ति के साथ बैठ के हम चर्चा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उसका रिजल्ट और बेहतर स्थिति में हम पहुंचेंगे। तो आपको भी साधुवाद और धन्यवाद इतना अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर। जय जोहार। जय जोहार। क्षमा करिएगा, मैंने कहा कि हमारे आखिरी वक्ता अमित श्रीवास्तव जी होंगे, पर सौभाग्य से हमें एक और वक्ता मिल गए हैं जिन्हें मैं सुबह से कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहा था। विकास मरकाम जी पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और जनजातियों के विषय में इनका बहुत गहरा नॉलेज है। विकास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलते हैं उनके पास। तो आज व्याख्यान माला की कड़ी में हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं विकास मरकाम जी। विकास जी छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं और
जनजातियों के साथ इनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है। विकास जी नमस्कार। नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार। तो विकास जी, आज इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल है, जिसे आज के हमारे सरल भाषा में अंतरराष्ट्रीय मूल निवासी दिवस या जनजातीय दिवस के रूप में जाना जाता है। तो इस अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस की हमारे भारत में क्या प्रासंगिकता है, इस पर आप प्रकाश डालें। जय जोहार पुनः एक बार। अभी कुछ वर्षों से भारत में 9 अगस्त को लेकर विभिन्न स्थानों पर विश्व आदिवासी दिवस के छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित होने लगे हैं, जिनमें जनजाति समाज के साथ साथ अन्य लोग भी बड़े उत्साह से सम्मिलित होते हैं। शुरुआत में यदि देखा जाए तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन ईसाई मिशनरियों से जुड़े लोग, उनसे प्रेरित संस्थाएं, वामसेप और जो वामपंथी विचारधारा के लोग थे उन्होंने ही किया। आप लोग जानते ही होंगे कि सबका उनका अपना एक अलग एजेंडा होता है, एक निहित उद्देश्य होता है, और उसी एजेंडे को लेकर वो देश में विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम आयोजित करने में लगे रहे। चूंकि नाम विश्व आदिवासी दिवस ऐसा होने के कारण कई बार हम लोगों को भी लगने लगता है कि हमारा दिवस है, इसको हमको मनाना चाहिए, और इसीलिए कई प्रदेश सरकारें भी इस दिन छुट्टी घोषित की हुई हैं और वो भी इस कार्यक्रम का आयोजन करने लगे हैं। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ इसने घोषित किया है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स। इसका यदि आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्व मूल निवासी दिवस। और आज मैं अखबार देख रहा था, छत्तीसगढ़ शासन का भी इंग्लिश पेपर में विज्ञापन इस बाबत छपे हुए हैं, बधाइयाँ दी गई हैं। तो उन्होंने अपनी बधाई में दिया है, अपने विज्ञापन में दिया है कि वर्ल्ड ट्राइबल डे। अब आप समझ सकते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस का अंग्रेजी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो मना रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स। अब यदि हम बात करें कि इसको 9 अगस्त को क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तकनीकी बात है, इसको यदि हम समझना चाहें तो जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो इस कार्यक्रम के बाद अपने मोबाइल में जो गूगल होता है उसमें गूगल में इंडिजिनस पीपल डे ये सर्च करके देखें। जब वो सर्च करेंगे तो पाएंगे कि 1977 से संयुक्त राष्ट्र संघ इस प्रयास में था कि 12 अक्टूबर जो कोलंबस डे होता है उस दिन को वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे घोषित किया जाए। इसका कारण था कि 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, और चूंकि 12 अक्टूबर का दिन यूरोपियन रेस के लोगों के लिए और गोरे अमेरिकियों के लिए एक बड़ा दिन होता है, और वो मानते हैं कि विश्व में उन्होंने जो औपनिवेशवाद की शुरुआत की, जो एक साम्राज्यवाद की शुरुआत की, वो इसी दिन से शुरू हुआ। इसलिए वो इसको विजय दिवस के रूप में एक यादगार दिन बनाना चाहते थे, और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ पर उसने लगातार 1977 से लेकर 1982-83 तक प्रेशर बनाना चालू किया कि आप जो है, जो हमारा कोलंबस डे है 12 अक्टूबर, उसको वर्ल्ड इंडिजिनस डे के रूप में घोषित करो। लेकिन वही दूसरी ओर, जैसा आप जानते होंगे कि कोलंबस जो सोने की चिड़िया भारत की खोज पर निकला था, परंतु जा पहुंचा वो अमेरिका के पूर्वी तट साल्वाडोर में, जो 12 अक्टूबर को जो है वो साल्वाडोर में जा पहुंचा, और उसी दिन से वहां के जो मूल निवासी थे, जिनको रेड इंडियन कहा गया, उन मूल निवासी ट्राइब्स लोगों का बुरा दिन प्रारंभ हुआ। कोलंबस द्वारा अमेरिकियों के मूल निवासियों का जो शोषण किया गया, जो अत्याचार किया गया, जो बर्बरता के साथ जो नरसंहार किया गया, उसके कारण वहां के मूल निवासी
प्रबल विरोध में थे कि 12 अक्टूबर का दिन वर्ल्ड इंडिजिनियस डे होना ही नहीं चाहिए, और उसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ को उस समय अपना हाथ खींचना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाद में ये काम आईएलओ को सौंपा। ये 1989 की बात आपको मैं बता रहा हूं। 1989 में आईएलओ ने एक कन्वेंशन 169 लाया, क्योंकि कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के 500 वर्ष पूरे होने वाले थे 12 अक्टूबर 1992 को। तो वो पहले से लोग भूमिका बना रहे थे कि 1992 से पहले हम जो है सभी जो हमारे सदस्य देश है यूएनओ के, उनमें आपसी सहमति बनाए और उस सहमति बनाने का काम आईएलओ को सौंपा। तो आईएलओ ने उसी के तहत कन्वेंशन 169 लाया। तो जो 169 कन्वेंशन आया उस पर जब मतदान हुआ तो मात्र 22 देशों ने, वो भी 22 देश वो देश थे जो खुद साम्राज्यवादी शक्तियां थे, सिर्फ उन्होंने ही समर्थन किया। भारत समेत विश्व के अन्य देशों ने इस कन्वेंशन का विरोध किया, और विरोध का उस समय मुख्य कारण यह था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ये बताने में असमर्थ था कि वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स कौन है। इसका विरोध हुआ तो फिर ये कन्वेंशन जो है वो फेल हो गया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस काम को अपने एक वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पीपल्स के नाम से एक 1982 में जिसकी पहली बैठक हुई थी उसको सौंपा। और ये जो उसका वर्किंग ग्रुप था ये 1982 में पहला प्रयास कर चुका था कि 12 अक्टूबर को वर्ल्ड इंडिजिनियस डे घोषित किया जाए। चूंकि उस समय वो सफल नहीं हो पाया, अभी वो नए तरीके से अपना कन्वेंशन लाया और जिसको अपने 11वें अधिवेशन में उसने रखा और एक कन्वेंशन पेश किया। और इस कन्वेंशन में जो 169 का कन्वेंशन था 1989 वाला सेम वही कन्वेंशन था, लेकिन इसमें 2 छूट प्रदान किया गया। पहला छूट ये था कि सदस्य देशों को इसकी सभी शर्तों को मानना बाध्य नहीं होगा, और दूसरी शर्त थी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इसको छूट प्रदान किया जाएगा। अब जब 2 शर्तें छूट के साथ मिली तो विश्व के सभी देशों ने इसका फिर समर्थन किया, और भारत भी जो है इस उसके समर्थन में था। तो और आपको ये भी जानकर उस समय हैरानी होगी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, ये 4 देश उस समय इसके विरोध में थे, और 11 उपनिवेशवादी जो देश थे उन लोगों ने इस कन्वेंशन का समर्थन नहीं किया। और उसी बैठक में 1994 में 1994 को मूल निवासी वर्ष और 9 अगस्त को मूल निवासी वर्ष घोषित किया गया। और 9 अगस्त को ही मूल निवासी वर्ष घोषित करने का जो कारण यूएनओ ने बताया वो ये बताया कि चूंकि उनका जो वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पॉपुलेशंस, उसकी पहली बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी, इसलिए हम 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। परंतु जैसा मैं आपको बताया, पहले भी बता चुका हूं कि 9 अगस्त 1982 को जो ये वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हुई थी, इस पहली बैठक में 12 अक्टूबर को इंडिजिनियस पीपल डे घोषित करने की मांग साम्राज्यवादी शक्तियों ने रखा, जिसका मूल निवासियों ने विरोध किया। और चूंकि कोलंबस डे जो है उस दिन इसका प्रस्ताव नहीं आ पाया, तो क्यों ना जिस दिन कोलंबस डे का प्रस्ताव पहली बार आया था उस दिन को चुना जाए, ऐसा सोच के 9 अगस्त का दिन चुना गया। इसलिए अमेरिका के मूल निवासी जो रेड इंडियंस थे उन्होंने इस दिन का भी विरोध किया। और इस दिन का विरोध करने का एक और कारण था, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि 9 अगस्त को ही पौहाटन एक ट्राइब्स है, एक मूल निवासी है पौहाटन, इसका समूल नाश ब्रिटेन के द्वारा किया गया। लगभग 8000 पौहाटन ट्राइब्स, इनको वर्जीनिया ग्रुप ऑफ लंदन, इसने जो है बर्बरता पूर्वक इनका नरसंहार किया, और इससे 90% जो पौहाटन ट्राइब्स थे उनका वो समूल उनका समाप्त हो गए वो लोग। आप समझ सकते हैं कि 9 अगस्त के दिन का मूल निवासियों ने कितना बर्बरता झेली है 9 अगस्त को ही। और उसी 9 अगस्त को साम्राज्यवादी ताकतों के दबाव में आके संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ल्ड इंडिजिनियस डे, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स, वो घोषित किया। तो ये जो है उसका संक्षिप्त इतिहास है। और
भारत के संदर्भ में यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि मैं कंटिन्यू रखूं। भैया इसमें तो मतलब हमने ये देख रहे हैं कि अब शुरू से हमने आज जो व्याख्यान माला की, किसी ने इस विषय में बात ही नहीं की। बस अपने जो बीच में भागवतानंद गुरु जी थे, उन्होंने इस विषय को थोड़ा लिया, पर आपने इसको बहुत ज्यादा डीप में बताया है। जी जी, ये तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, पूरा उल्टा हो गया। जी 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 जी, तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन 13 दिसंबर 2007 को इस प्रस्ताव पे, जो वर्किंग ग्रुप का जो प्रस्ताव था, उस पे मतदान हुआ, तो भारत सरकार की ओर से अजय मल्होत्रा ने पक्ष रखा भारत सरकार का, और उन्होंने आधिकारिक रूप से कहा कि भारत का जो पहले स्टैंड था 1989 के समय में, भारत का जो स्टैंड था वही स्टैंड 2007 में भी है। मतलब भारत में निवासरत सभी जाति धर्म के लोग, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के हों, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के हों, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, और वो किसी भी धर्म के हों, सब भारत के मूल निवासी हैं। क्योंकि यूएनओ ने एक कट ऑफ डेट का एक फार्मूला दिया था, क्योंकि अमेरिका जैसे देश जिसकी खोज 12 अक्टूबर 1492 को हुई थी, तो 12 अक्टूबर 1492 के पहले के निवासरत अमेरिका में जो लोग थे, वो लोग वहां के मूल निवासी हुए, और जो उसके बाद में बसे वो लोग बाहरी हुए। भारत के संदर्भ में ऐसा कोई कट ऑफ डेट नहीं है। आप समझ सकते हैं कि भाई कैसे आप कट ऑफ डेट तय करेंगे भारत के संदर्भ में। तो उन्होंने आधिकारिक रूप से कहा कि भारत के संदर्भ में ऐसा कोई कट ऑफ डेट नहीं है, इसलिए भारत में निवासरत सभी जाति सभी धर्म के लोग भारत के मूल निवासी होंगे। और इस प्रस्ताव का भारत के संदर्भ में बहुत ज्यादा मायने नहीं है, मायने सिर्फ उन्हीं देशों के लिए है जहां आज भी मूल निवासियों पर अत्याचार हो रहा है, जहां आज भी साम्राज्यवादी ताकतें अपना उपनिवेश राज्य बना के जहां रखे हुए हैं। ये जो प्रस्ताव है ये उन्हीं राज्यों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ये अजय मल्होत्रा जी ने अपने 2007 के आधिकारिक बयान में कहा था। तो हमारे भारत के लोगों का अब इस पे स्टैंड क्या होना चाहिए? क्योंकि जैसे कि अगर हम देख रहे हैं, कोई व्यक्ति जैसा कि वनवासी है, अगर इस विषय में, तो फिर जी आदिवासी शब्द को फिर हमें अभी वनवासी कहना चाहिए। अब वनवासी कहना चाहिए, क्योंकि आदिवासी जो शब्द है 1950 के पहले जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, संविधान सभा की बैठक में जयपाल मुंडा ने इस विषय को रखा था संविधान सभा में कि हमको जो है आदिवासी शब्द डालना चाहिए। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आदिवासी शब्द 1931 में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक शब्द है, और 1931 में जो आदिवासी जातियों के नाम से उन्होंने एक प्रकाशित किया था कुछ जातियों के समूह को, वो सभी जातियों को यदि देखा जाए तो उसमें आज के अनुसूचित जनजाति के अलावा उसमें लोहार समाज भी जो है वो आदिवासी समाज में अंग्रेजों के हिसाब से उसमें शामिल था, लोहार शामिल था, कलार शामिल था, तेलिस उसमें समाज जो है, जो भी कार्य अपने सामाजिक नामों के अनुरूप जो लोग करते हैं, वो सभी लोग उसमें आदिवासी समूह में शामिल थे। तो इसमें मैं ये पॉइंट, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासी शब्द को संविधान में नहीं रखा, उन्होंने नया एक अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति शब्द रखा। सही बात नहीं, इसीलिए मैं आपको ये आदिवासी वनवासी वाला मैंने पॉइंट इसलिए लाया, क्योंकि अगर आप जो आपने हमें पॉइंट बताया उस हिसाब से आज के समय में तो सभी जो वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, जो अपने यहाँ कुछ कार्य से या फिर पढ़ने यहाँ आए हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कि आपको आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं। तो फिर ये तो पूरी की पूरी बात ही पलट गई। नहीं, आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं आज का जो दिन है, आप स्पष्ट रूप से समझिए कि आज का जो दिन है वो शुभकामना देने का दिन नहीं है। शुभकामना देने का दिन इसलिए नहीं है कि मैंने बताया 9 अगस्त को पवाटन ट्राइब्स 8000 लोगों का नरसंहार किया गया था। वैसी अमेरिका की एक घटना आपको मैं बताना चाहता हूं। अमेरिका में जो है मई 1830 में एक इंडियन ट्राइब्स रिमूवल एक्ट पारित किया गया,
अच्छा। और इस इंडियन ट्राइब्स रिमूवल एक्ट ये पास किया गया 1830 में, और इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि 1.5 लाख लगभग जो ट्राइब्स लोग थे, वहां के जो मूल निवासी लोग थे, उनको उनके पैतृक स्थान से मिसिसिपी नदी के पश्चिम में ढकेलना और उनको वहां से भगाना। इसमें इस घटना में अमेरिका के जो 5 ट्राइब समूह थे, एक चिक्सा, चिक्टो, मस्कोकी क्रिक, सेमिनोल व चिरोकी, इन जनजाति समूहों को जानवरों की तरह बलपूर्वक उनके पैतृक स्थानों से भगाया गया, जिसमें लगभग 1.25 लाख ट्राइब्स, 1.25 लाख, आप संख्या अंदाज लगा सकते हैं, 1.25 लाख ट्राइब्स मारे गए। पूरे मिसिसिपी नदी का रंग मूल निवासियों के रक्त के रंग से लाल हो गया, और इस घटना को आज भी इतिहास में ट्रेल ऑफ टीयर्स अर्थात आंसुओं की नदी के नाम से जाना जाता है। इतना जिस दिवस के अवसर पर, जिस दिवस पर हमारे ट्राइब्स लोगों के साथ इतना अत्याचार हुआ, इतना दमन हुआ, उस दिवस पे कैसे हम खुशी मनाएं। आज का जो दिवस है वो दिवस वास्तव में हमारी जो मूल निवासियां, जो हमारे ट्राइब्स लोग, जो लोग नरसंहार में मारे गए, उन लोगों को आज श्रद्धांजलि देने का दिवस है। उनको आज वास्तव में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। और यह दिवस जो है, आज का दिवस, यह दिवस हमारे मूल निवासियों को, हमारे ट्राइब्स लोगों को वास्तव में उनको जो अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों को प्रदान किया जाए। जो साम्राज्यवादी शक्तियां आज भी उपनिवेशवाद के रूप में लोगों को गुलाम बना के रखे हैं, उनको उनके अधिकार प्रदान करे, ये मांग करने का दिवस है। तो भारत के संदर्भ में बहुत असरकारक नहीं है। इसलिए असरकारक नहीं है कि जिन बातों को दिलाने की बात, जिन अधिकारों को दिलाने की बात संयुक्त राष्ट्र संघ आज कर रहा है, इन अधिकारों को भारत की सरकार ने 70 बरस पूर्व 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन प्रदान कर दिया है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जितने कमजोर वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। आज यदि हम बात करें कि हमारे साथ यदि कोई शोषण होता है, तो हमारे साथ शोषण ना हो, उसके लिए ST/SC एट्रोसिटी एक्ट भारत की सरकार ने, भारत के संविधान ने बनाया है। मूल अधिकार हमको 1 से 25 तक दिए हुए हैं। हमको ट्राइब्स लोगों को हमारी जो भाषा है उसमें हमारा प्राथमिक शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार ये हमारी सरकार ने दिया हुआ है। प्रतिनिधित्व पर्याप्त मिले, उसके लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व वो सरकार ने दिया हुआ है। आज यदि हम पेशा कानून की बात करते हैं 5वीं अनुसूची क्षेत्र और 6वीं अनुसूची क्षेत्र में, तो सरपंच, जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ये हमारे जनजाति वर्ग से हैं। तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए भी प्रयास हमारी सरकार ने किया है। और इसके अलावा ट्राइब्स लोगों का, जनजाति लोगों का सबसे बड़ा जो समस्या होता है, वो समस्या होता है कि हम वन भूमि में काबिज रहते हैं और वन भूमि का अधिकार हमको नहीं मिलता। इस अधिकार को भी भारतीय संविधान ने 2005 में वनाधिकार कानून लाके हमको दिया है। आज भी मैं कह सकता हूं कि 2005 के जितने काबिज वनाधिकार वन भूमि थे, उन पर हमारे जनजाति भाइयों को वनाधिकार दिया जा चुका है, वनाधिकार का पत्र दिया जा चुका है। 2006 का कानून है ना वो? 2005-6 तो 5 में आया था वो कानून, वनाधिकार कानून। उसको आज भी वनाधिकार कानून 2006 कहते हैं। लेकिन 13 दिसंबर 2005 के पहले जितने काबिज वन भूमि है, उसका अधिकार देने का उसका प्रावधान है और दिया जा रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत के जनजातियों की समस्याएं नहीं है, समस्याएं हैं। भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे साथ शिक्षा की समस्या है, हमारे साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या है, रोड कनेक्टिविटी की समस्या है, विस्थापन की समस्या है। समस्याएं बहुत है, लेकिन जितनी समस्याएं हैं वो हमारी आंतरिक समस्याएं हैं। और उन समस्याओं को, उन आंतरिक समस्याओं को समाधान करने के प्रति केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार लगातार लगी रहती है। कोई भी सरकार हो, सभी सरकारें कैसे जनजाति क्षेत्रों का विकास हो, उसके लिए लगातार प्रयास करती हैं। 275 जी। फिर आज के
आज के हिसाब से इसे मतलब आपके कहने के अनुसार ट्राइबल लोगों का विकास तो होना चाहिए, पर आज का दिन मनाना इंडिजिनस पीपल लोगों के लिए है, तो मूल निवासी हम ट्राइबल और मूल निवासी का परिकल्पना अलग है, ये आपका कहना है? अलग है। मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की सरकार कह रही है। भारत सरकार का जो आधिकारिक बयान है, भारत सरकार का जो आधिकारिक बयान है, अजय मल्होत्रा जी और हमारे एक न्यायाधीश थे सबरवाल जी, उन्होंने दोनों ने भारत का पक्ष रखा है और उनका स्पष्ट कहना है कि भारत में निवास करने वाले सभी जाति सभी धर्म के लोग, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, पिछड़ा वर्ग के हों या सामान्य वर्ग के हों, सभी भारत के मूल निवासी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत का आधिकारिक स्टैंड है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज का जो दिवस है वो भारत के विषय में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि भारत ने तो मूल निवासियों को और सभी लोगों को पर्याप्त अधिकार दिए हैं। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे भी आप यदि देखें तो हमारा जो जनजाति समाज है, वो जनजाति समाज दलित नहीं रहा है, वो तो राजा महाराजा रहा है। देश में लगभग 260 हमारी रियासतें थी। मध्य भारत का ये जो क्षेत्र है, यहां हम राजा महाराजा थे। हमारा जो गोंडवाना साम्राज्य था, गढ़ा मंडला, नागपुर का, चंद्रपुर का, ये यहाँ हम राजा महाराजा थे। रायगढ़ किला, कांकेर किला, यहाँ हम लोग राजा महाराजा थे। जब हम राजा महाराजा थे तो हमको ऐसे दिवस मनाने की क्या आवश्यकता है जिस दिवस में हमको हमारे मूल निवासियों के दमन की बातें याद आती हो, जिस दिवस को मनाने से हमको ये लगता हो कि इस दिन हमारे जो मूल निवासी ट्राइब्स लोग थे उनका नरसंहार हुआ है। ऐसा दिन मनाने से क्या हो सकता है? यदि वास्तव में आदिवासियों को, जनजातियों को कोई दिवस मनाना चाहिए तो वह दिवस मनाना चाहिए जिससे हमको अपने गौरव का आभास हो। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से कई बार कहता हूं और कई जगहों पे मैंने कहा है कि जनजाति समाज के कई गौरव पुरुष रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में भी जैसे भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, टंटिया मामा भील, बुंडाधुर, ये बहुत सारे हमारे जो जनजाति गौरव पुरुष हैं। उन जनजाति गौरव पुरुषों के जन्म दिवस पे क्यों ना हम जनजाति गौरव दिवस मनाएं। 15 नवंबर को हमारे भगवान बिरसा मुंडा, इनका जन्म दिवस है। भगवान बिरसा मुंडा को आज हर आदिवासी समाज जो है, हर जनजाति समाज जो है वो पूजा करता है, उसके विचारों से अवगत होना चाहता है, उसके विचारों को मानना चाहता है कि कैसे उसने एक छोटे से समूह में जनजाति समाज को एकत्रित किया, कैसे उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कैसे उसने वहां जो मिशनरी का जो आतंक था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो उसको हम अपना आदर्श मानते हैं। और हमारे आदर्श लोगों के, हमारे जो गौरव पुरुष हैं, 25 साल की आयु में उनको अंग्रेजों ने उनकी हत्या की। तो ऐसे जो हमारे गौरव पुरुष हैं उसके जन्म दिवस पर 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाए। आज आपके इस मंच के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं और अपने जनजाति समाज के सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे ऐसे जो गौरव पुरुष हैं उनके जन्म दिवस पे आप सब जनजाति गौरव दिवस मनाइए, ताकि हम अपने जनजाति समाज का जो गौरवपूर्ण हमारा इतिहास है उसका हम पुण्य स्मरण कर सकें, अपने बाल बच्चों को बता सके, हमारी अपनी संस्कृति जो है उसके बारे में हम लोगों को बता सकें। विदेश से आए लोगों के दिवस को यदि हम मनाएंगे तो हम कौन सी संस्कृति की रक्षा करेंगे? ये मेरा आज का प्रश्न है। जी, तो हमारे साथ विकास मरकाम जी जुड़े थे और विकास मरकाम जी ने हमें आज दिन भर से जो हमारी व्याख्यान माला चल रही है, जिस धारा में चल रही है, उस पूरी धारा का प्रवाह उन्होंने बदलते हुए हमें ये बताया कि जो आज का दिवस है वो भारत के मूल निवासी लोगों के प्रासंगिकता से नहीं है, और वो स्वयं भी एक मूल निवासी जनजातीय समाज से आते हैं, है ना विकास जी? जनजाति समाज से हूँ, गौड़ जनजाति से हूँ। तो वो स्वयं भी जनजाति समाज से आते हैं और उनका कहना है कि यह एक विदेशी षड्यंत्र के कारण, विदेशी षड्यंत्र के चलते इस दिवस को ग्लोरीफाई किया गया है, जिस दिन एक्चुअल में जनजातियों का दमन हुआ है। तो विकास मरकाम जी ने कहा है कि भारत के जनजातीय समाज को 15 नवंबर को जनजातीय महापुरुष गौरव दिवस को मनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने देखा और समझा, और
ये एक नई जानकारी हमको मिली है, इसे हम सभी को मानना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचाने की आवश्यकता है। विकास जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय जोहार।